साथियों, आज की शुरुआत गलतियां सुधारने से। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 8 में मुझसे 2 गलतियां हुई थी जिन्हें मैंने उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुधार दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अगर मिस कर दिया हो तो उन्हें भी पता चल जाए और वे भी उस गलती से बच सकें। दोनों गलतियों में सबसे पहली गलती जो मुझसे हुई वो रेजिलियंस की स्पेलिंग की थी। रेजिलियंस की स्पेलिंग ये है दोस्तों, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी गलती मुझसे काउडंग वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते समय हुई। मैं गलती से ये कह बैठा कि जब तक काउडंग का ऑर्गेनिक मैटर लास्ट करेगा तब तक ही लाइकेंस उस पे लास्ट करेंगे। दरअसल साथियों, लाइकेंस काउडंग पे ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेंस काउडंग को एक सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं, एक शेल्टर की तरह यूज करते हैं। इसके ऑर्गेनिक मैटर को वे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे खुद ऑटोट्रॉपिक होते हैं। काउडंग का ऑर्गेनिक मटेरियल दूसरी माइक्रोबियल कम्युनिटीज के काम आता है, लेकिन ये टेम्परेरी इकोसिस्टम इसीलिए रहेगा क्योंकि काउडंग जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होता जाएगा वैसे वैसे लाइकेंस का सबस्ट्रेट खत्म होता चला जाएगा, और जैसे ही ये काउडंग कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वैसे ही लाइकेंस विल सीज टू एग्जिस्ट। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ आवर करंट वीडियो, आई वुड लाइक टू एंड दिस रीकैप विद अ कोट फ्रॉम हेनरी फोर्ड, ओनली रियल मिस्टेक इज द वन फ्रॉम विच वी लर्न नथिंग। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। पिछले वीडियो में हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ा। हमने देखा कि इकोसिस्टम के 3 फंक्शंस होते हैं। उन तीनों फंक्शंस में से एक फंक्शन एनर्जी फ्लो भी होता है, और आज के वीडियो में हम एनर्जी फ्लो पे ही फोकस करने वाले हैं। साथियों, अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत हमें होती है वो सारी एनर्जी हमें सन से रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। अगर मैं इसे एक लाइन में समराइज करूं तो सन से आने वाली रेडिएशन ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट की जाती है। ये ऑर्गेनिक मैटर अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है जिन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल से होकर गुजरते हुए इसमें से कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होती रहती है, और हर एक ट्रॉफिक लेवल पर फाइनली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ रिमेनिंग एनर्जी भी निकल जाती है जब डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज करते हैं, और वो एनर्जी वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडिएट होती है जो फाइनली स्पेस में चली जाती है। जिन स्टेजेस को मैं ट्रॉफिक लेवल्स का नाम दे रहा हूं, इन स्टेजेस को आप पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ट्रॉफिक लेवल्स प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, ये टर्म अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए सबसे पहले इसे ही समझने से शुरुआत करते हैं। ट्रॉफिक शब्द आता है एक ग्रीक वर्ड ट्रॉफे से, जिसका अर्थ है न्यूट्रिशन। सन से आने वाली एनर्जी जब प्रोड्यूसर्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दी गई है तो हर एक लेवल पर ये न्यूट्रिशन के रूप में ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ये अलग अलग लेवल्स हैं जिन पर अलग अलग कम्युनिटीज ऑपरेट कर रही हैं। न्यूट्रिशन एक्सचेंज के इन्हीं लेवल्स को हम ट्रॉफिक लेवल्स के रूप में जानते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे फूड चेन के माध्यम से समझना। जब ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिशन के रूप में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होता है तो वे एक चेन बनाते हैं, और इसी चेन को या इसी श्रृंखला को हम फूड चेन का नाम देते हैं। फूड चेन 2 तरह की हो सकती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। ये दोनों का विभाजन हम इस बात पर करते हैं कि किसी भी फूड चेन की शुरुआत में जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है। उदाहरण के तौर पर जब हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं, सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल आता है वो प्रोड्यूसर्स का आता है। प्रोड्यूसर्स उस ऑर्गेनिक मैटर को अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं। एज अ रिजल्ट देयर मास कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जब ग्रासहोपर किसी पौधे को खाता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर प्लांट से ग्रासहोपर में ट्रांसफर हो जाता है। जब कोई फ्रॉग किसी ग्रासहोपर को खाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स जिनसे ग्रासहोपर ने अपना बॉडी मास बढ़ाया था वो सभी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉग को ट्रांसफर हो जाते हैं। फ्रॉग को स्नेक खाता है और फ्रॉग के सारे न्यूट्रिएंट्स स्नेक को ट्रांसफर हो जाते हैं। स्नेक को फाइनली हॉक खा जाता है और स्नेक के न्यूट्रिएंट्स सारे हॉक को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो है एनर्जी का। यहाँ पर
ये एनर्जी न्यूट्रिशन के रूप में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच रही है। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सोर्स आपके ऑर्गेनिक मैटर का ग्रीन प्लांट्स हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि इसकी शुरुआत प्लांट्स से हो रही है। जब हम डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं तो वहां पर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा अलग होता है। जहां ग्रेजिंग फूड चेन में लिविंग प्लांट्स सोर्स बन रहे थे ऑर्गेनिक मैटर का, यहाँ पर डेड प्लांट्स या डेड लीव्स सोर्स बन रही हैं ऑर्गेनिक मैटर का। इस डेड प्लांट मटेरियल को मान लीजिए वुडलाइस खा रही है। इस वुडलाइस को किसी इंसेक्टिवोरस बर्ड ने खाया और इस इंसेक्टिवोरस बर्ड को एक काइट ने खा लिया। यहाँ पर भी एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो है एनर्जी का, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोर्स अलग है ऑर्गेनिक मटेरियल का, यहाँ पर सोर्स डेड ऑर्गेनिजम्स से हमें मिल रहा है, इसीलिए इसे हम डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई मरा हुआ एनिमल है और उसके मरने के बाद उसे मैगेट्स खाने लगते हैं। मैगेट्स को फिर से कोई इंसेक्टिवोरस बर्ड खा लेता है और इस बर्ड को फिर से कोई काइट खा जाती है। तो यहाँ पर भी हमें एक फूड चेन बनता दिखाई दे रहा है और ये फूड चेन भी डेट्राइटस से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम इसे डेट्राइटस फूड चेन कहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट है टॉप प्रेडेटर का। साथियों, किसी भी फूड चेन में कंज्यूमर्स की हायरार्की में एक टॉप प्रेडेटर होता है। जहां पर भी कोई फूड चेन किसी टॉप के कंज्यूमर पर जाकर खत्म हो जाए, वह टॉप का कंज्यूमर उस फूड चेन का टॉप प्रेडेटर कहलाता है। और आमतौर पर इस टॉप प्रेडेटर का कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हॉक यहाँ पे टॉप प्रेडेटर है। हॉक का कोई आपको नेचुरल एनिमी नहीं दिखाई देगा। नेचुरल एनिमी से मेरा मतलब है कि वो जीव जो हॉक को भी फूड की तरह ट्रीट करे और इसका शिकार करे और इसे खा जाए। आमतौर पर एक फूड चेन में एक ही टॉप प्रेडेटर होता है, लेकिन एक टॉप प्रेडेटर कई फूड चेन्स का हिस्सा भी हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, काइट यहाँ पर टॉप प्रेडेटर होने के बावजूद दो फूड चेन्स का हिस्सा बन रही है। किसी भी एनर्जी फ्लो के सिस्टम में सबसे लास्ट स्टेज या सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है डिकम्पोजर्स का। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, जिसे हम सरल भाषा में डिसइंटीग्रेशन कहते हैं या ब्रेक डाउन कहते हैं। साथियों, डिकम्पोजर्स का काम है कि कोई भी डेड एनिमल या डेड ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड्स डेड प्लांट्स ऑल्सो, उन्हें ब्रेक डाउन कर उन्हें सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदले और इवेंचुअली उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलकर न्यूट्रिएंट साइकिल में वापस पहुंचा दे। आमतौर पर ये पूरी प्रक्रिया होती है केमिकल ब्रेकडाउन से, यानी डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी डेड मैटर को या डेट्राइटस को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं उसके सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इवेंचुअली उसके सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आपने हो सकता है बहुत सारी टर्म्स के बारे में सुना हो, जैसे स्कैवेंजर्स, डेट्राइटिवोरस और डिकम्पोजर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ जाए कि डिकम्पोजर्स क्या हम डेट्राइटिवोरस को ही बोलते हैं या स्कैवेंजर्स डिकम्पोजर्स का पार्ट हो सकते हैं? साथियों, ये तीनों ही अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं और आइए इनको डिटेल में समझते हैं। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी भी डेड एनिमल को खाते हैं। इसमें हाइनास और वल्चर्स आ जाते हैं। डेट्राइटिवोरस की जब हम बात करते हैं तो डेट्राइटिवोरस का काम है स्कैवेंजर्स के साथ मिलकर इसी डेड एनिमल के स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को कंज्यूम करना। ये उस डेड एनिमल को और भी छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं और ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर पाते हैं डेड एनिमल को फिजिकली ब्रेक डाउन करके, यानी उसे चबाकर अपने जॉज का इस्तेमाल करके या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करके। जब हम डिकम्पोजर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिकम्पोजर्स उसे केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजर्स का काम है कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करना जिससे कि ये डेड एनिमल ब्रेक डाउन होता चला जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि डिकम्पोजर्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके पास खुद का वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इसीलिए ये केमिकल्स रिलीज करके उस ऑर्गेनिक मैटर को एक तरीके से डिसॉल्व करते हैं या डिसइंटीग्रेट करते हैं और फिर उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से हम डिकम्पोजर्स को एक अलग ट्रॉफिक लेवल में पढ़ते हैं, बल्कि स्कैवेंजर्स
और डेट्राइटिवोर्स ये दोनों ही कंज्यूमर्स का हिस्सा हैं। अभी तक हमने एनर्जी फ्लो में ट्रॉफिक लेवल्स को समझा और फूड चेन को समझा कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है और डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है। हमने स्कैवेंजर्स, डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स के बीच का डिफरेंस भी समझा। हमने ये भी देखा कि डिकम्पोजर्स कैसे काम करते हैं। आइए अब समझते हैं फूड वेब को। साथियों, जब किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को जन्म देते हैं तो वो कहलाता है फूड वेब। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किस चीज का होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शंस जो एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल से लगातार कर रहा होता है। या सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो इंटरैक्शंस का जो नेटवर्क अलग अलग प्रोड्यूसर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स के बीच में डेवलप होता है उसे हम फूड वेब कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में जितना डेंस फूड वेब होगा या जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, या हम एक और टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना एक्सटेंसिव फूड वेब होगा उसका एनर्जी फ्लो उतना ही सीमलेस, उतना ही रेजिलिएंट होगा, या उस इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रासेस पर कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, ग्रासहोपर, माउस एंड रैबिट। और ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स कौन से प्रीडेटर्स के द्वारा खाए जा रहे हैं? जैसे ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खा लिया, लेकिन फ्रॉग माउस को नहीं खा सकता। माउस को फॉक्स भी खा सकती है और आउल भी खा सकता है, और इवन हॉक भी खा सकता है। सिमिलरली रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है और हॉक भी खा सकता है। अपनी अपनी फूड चेन्स में साथियों, फॉक्स और हॉक ये दोनों ही टॉप प्रेडेटर्स हैं। मैंने आपको कहा था कि टॉप प्रेडेटर्स के जनरली नेचुरल एनिमीज नहीं होते, लेकिन साथियों ये नेचर है और यहाँ हमेशा एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं तो आपने देखा होगा कि गोल्डन ईगल जैसे टॉप प्रेडेटर्स फॉक्स को भी उठा ले जाते हैं और वो स्नेक को भी खा लेते हैं। तो जब हम इस फूड वेब की बात करेंगे तो हॉक यहाँ पर स्नेक, जो कि अपनी फूड चेन का टॉप प्रेडेटर है, इसे खा सकता है। और अगर ये हॉक की जगह गोल्डन ईगल होता तो ये स्नेक को और फॉक्स को दोनों को ही खा जाता, और उस केस में गोल्डन ईगल इस फूड वेब का टॉप प्रेडेटर होता। हमने इस लेक्चर में जितने भी फूड चेन्स देखे या इवन जस्ट अभी जो फूड वेब भी देखा, क्या आपने उसमें एक चीज नोटिस की? क्या आपने देखा कि कोई भी फूड चेन 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा लंबी नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि इकोसिस्टम में जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक फ्लो हो रही होती है तो एनर्जी का लगातार लॉस हो रहा होता है, और इस लॉस को हम समझते हैं लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10% से, जिसे हम सिंपली कभी कभी लॉ ऑफ 10% भी कह देते हैं। ये लॉ ये कहता है कि जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी हीट और रेस्पिरेशन की फॉर्म में वापस इकोसिस्टम में लॉस हो जाती है, और दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक मात्र 10% ही पहुंच पाती है। अगर यहाँ पर 1000 किलो कैलोरीज थी तो जब वे इस ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचेंगी तो मात्र 100 किलो कैलोरीज रह जाएंगी। उससे अगले ट्रॉफिक लेवल पे जब पहुंचेगी एनर्जी तो मात्र 10 किलो कैलोरी रह जाएगी। इसलिए साथियों अक्सर ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर के पास जितनी एनर्जी है उसका मात्र 10% हर्बीवोर को मिलता है, और हर्बीवोर को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर को उसका भी 10% मिलता है, और प्राइमरी कार्निवोर को खाने वाले सेकेंडरी कार्निवोर को उसकी भी मात्र 10% एनर्जी ही मिलेगी। यानी जब प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर तक एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये सिर्फ 1 किलो कैलोरी ही रह जाएगी। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि अगर सेकेंडरी कार्निवोर, मान लीजिए यहाँ पे कोई हॉक सेकेंडरी कार्निवोर है, तो उसे अगर अपने सर्वाइवल के लिए 10 किलो कैलोरीज चाहिए एक दिन में, तो उसे ऐसे 10 जानवर खाने पड़ेंगे तब जाके उसे ये एनर्जी मिल पाएगी। यही एक रीजन है कि किसी भी फूड चेन में हमें 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत रेयरली होता है कि किसी में 6 आपको देखने को मिल जाए। इस डायग्राम से आप लिंडमैन्स लॉ को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए सन से आने वाली एनर्जी को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने कैप्चर किया, और टोटल एनर्जी जो उन्होंने कैप्चर की वो 10,000 किलो कैलोरीज थी। अब इसका 90% रेस्पिरेशन और हीट की फॉर्म में खराब हो गया, तो प्राइमरी कंज्यूमर जब इस प्रोड्यूसर को खाएगा तो उस तक केवल 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी पहुंचेगी, जो कि इसका 10% है। जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो वहां केवल 100 किलो कैलोरीज पहुंचेगी,
जब थर्ड लेवल का कंज्यूमर इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा तो वहां पे केवल 10 किलो कैलोरीज पहुंचेगी और एपेक्स प्रेडेटर तक जाते जाते ये एनर्जी सिर्फ 1 किलो कैलोरी तक रह जाएगी। एंड इवेंचुअली हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं तो इनके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने वाले डिकम्पोजर्स भी इनकी बॉडी में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल और उस ऑर्गेनिक मटेरियल में इस्तेमाल हो रही न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके वापस नेचर में पहुंचा देते हैं। साथियों, इसी के साथ हम एनर्जी फ्लो के टॉपिक को खत्म करते हैं। ब्रीफली अगर मैं समराइज करूं पूरे एनर्जी फ्लो को, हमने देखा एनर्जी का ओरिजिन कहां से हो रहा है, हमने देखा एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, और हमने देखा कि एनर्जी वापस से रिटर्न हो रही है। ओरिजिन सन से हो रहा है, ट्रांसफर उसका ट्रॉफिक लेवल्स में हमें देखने को मिल रहा है जो जुड़े हुए हैं फूड चेन और फूड वेब से, और वो सारी ऊर्जा वापस से एटमॉस्फेयर में जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट या लॉस वाया रेस्पिरेशन, और एटमॉस्फेयर से ये एनर्जी वापस एस्केप आउट हो रही है स्पेस में। यही पूरा एनर्जी फ्लो है जो एक इकोसिस्टम में होता है। अगले वीडियो में हम इकोसिस्टम के दूसरे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि मैं जिस सरलता से इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा रहा हूँ ये आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे हमारी सीरीज इकोलॉजी इन 15 मिनट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।